तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है एल्केन्स चैप्टर का। इसके अंदर हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ब्रॉडली 3-4 पार्ट में डिवाइडेड था। जैसे आपने फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करना सीखा। सेकंड आपने सीखा है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। थर्ड आप सीखने वाले हैं आज की क्लास में फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सीख लेने के बाद देन फ्रॉम कार्बाइड्स आप सीखेंगे और आपका ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। तो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मेरे ख्याल से आपको 3 टाइप के रिएक्शन पढ़ने हैं। पहला है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। व्हाट डू मीन बाय डीकार्बोक्सिलेशन? डीकार्बोक्सिलेशन मतलब आप CO2 वहां से बाहर निकल जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। तो देखें डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में CO2 उसमें से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। देखें उसमें लिखा हुआ है, शीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा सो दैट कि जो लोग शीट से पढ़ रहे हैं, जिस शीट से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी शीट को आप भी देखकर इसको पढ़ सकते हैं। लिखा है द प्रोसेस बाय विच अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कैसे होती है वो हम लोग एक बार चेक करते हैं। तो व्हेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विथ सोडा लाइम, व्हाट इज सोडा लाइम? NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो आपस में इनको आपने मिलाया एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 630 केल्विन। अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 is lost and an alkane of 1 carbon atom less than the carboxylic acid is formed। याद रखिएगा, एक कार्बन लेस। आपको कई सारे ऐसे मैंने रिएक्शन बताए थे जहां पर ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स बनाने का टेक्निक था, कोरेहाउस सिंथेसिस। इवन नंबर ऑफ कार्बन बनाने का टेक्निक था, फिटिंग में आपने देखा डबल हो जा रहा था नंबर। ये वो टेक्निक है जहां पर आपको जितने भी कार्बन दिए गए थे, आपने जितने कार्बन लिए, सपोज 7 मेंबर का आपने कार्बन वो चेन लिया हुआ है, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें 6 मेंबर होगा, एक मेंबर कम होगा। और वो जो एक मेंबर कम हुआ है वो कहां चला जाएगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ, CO2 है, एक कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ वहां से क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो जब कभी भी आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं तो देखिए रिएक्शन देखिए, RCOOH व्हेन रिएक्ट विथ NaOH। इसकी जब आप रिएक्शन कराएंगे, ये यहां पर क्या देगा, ध्यान से देखिए, RC डबल बॉन्ड O माइनस Na+ और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, वाटर। कैसे? यहां का OH और यहां का H, ये H और OH मिलकर क्या बना देंगे, पानी बना देंगे। वंस दिस इज डन, फिर आप क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को वापस से NaOH के साथ आप रिएक्ट करा रहे हैं। RC डबल बॉन्ड O माइनस Na+, साथ में आपने क्या ले रखा है, NaOH ले रखा है। अब ये होगा क्या, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में से वो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये पूरी की पूरी निकल के बाहर आ जाएगी। और ये जब निकल के बाहर आएगी तो आपके पास बचेगा R और H, इधर का R और इधर का H, और साथ में बनेगा Na2SO4 सॉरी Na2CO3 Na2CO3 दिस इज सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो रिएक्शन है यहां पे आपने क्या किया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड से NaOH की रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एट अ टेम्परेचर ऑफ 630 केल्विन। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसी कंडीशन पर ये रिएक्शन आप करवा रहे हैं, क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि जब कभी भी आप NaOH को कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में इन द रेशियो 3:1 एट अ टेम्परेचर ऑफ 630 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो एक रिएक्शन कुछ इस प्रकार से चलती है जहां पर आपको ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। पहले स्टेप में सोडियम का एक सॉल्ट बनता है अलोंग विथ पानी, और फिर जब आप उसकी दोबारा NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो RH के साथ कंबाइन करता है और आपको मिलता है सोडियम कार्बोनेट। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको जब आप फर्दर हीट करेंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और आपको सोडियम ऑक्साइड बच जाएगा, Na2O अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही CO2 वहां से इवॉल्व हुआ आपका काम खत्म। आपने पढ़ा भी होगा कि मेटल कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, मेटालिक सॉल्ट अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा इसे।
तो इस प्रकार से ये रिएक्शन चलती है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी नंबर ऑफ कार्बन है, अब मान लीजिए मैं इसे एक एग्जांपल के तौर पर लिखता हूं, तो सपोज करिए मैंने ये ले रखा है, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो, ध्यान से देखिएगा। आपने इसमें लिया NaOH, सेकंड आपने इसमें लिया कैल्शियम ऑक्साइड एट अ टेम्परेचर ऑफ 630 केल्विन। पूरी प्रक्रिया खत्म होकर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH4 प्लस साथ में आपको क्या मिलेगा, Na2CO3। कैसे, H कहां से निकल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में से, और Na2SO4 ऐसा बन रहा था, Na2SO4 बोला, Na2CO3, और ये CH3 में यही वाला H आके जुट रहा था, तो ये क्या हो गया, CH4। यहां पे नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 2, एक और एक 2, और यहां पर कितने रह गए, तो नंबर ऑफ कार्बन 1 से रिड्यूस कर गया। अगर मैं इसके सामने दूसरा एक एग्जांपल लिखूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, सेम कंडीशन, पहला आपने इसमें क्या डाला, NaOH, दूसरा क्या डाला, कैल्शियम ऑक्साइड एट अ टेम्परेचर ऑफ 630 केल्विन। इसमें क्या होगा, सेम, ये H आके इस पे जुट जाएगा और ये पूरा मिलाकर क्या बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट। तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 प्लस Na2CO3। तो आप यहां पर कितने कार्बन थे, 1 2 3, प्रोडक्ट में कितने कार्बन मिले, 2 कार्बन। तो एक कार्बन आपको क्या मिल रहा है, लेस मिल रहा है, देयर इज 1 कार्बन लेस। ये जो सारे मेथड हैं इसको हम क्या बोलते हैं, दिस मेथड इज नोन एज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो पर्टिकुलर खास करके रिएक्शन उसको क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डन। दो इंपॉर्टेंट बातें वहां पे लिखी हुई हैं। CaO permits the reaction to be carried out at a relatively higher temperature to ensure complete decarboxylation। तो आपसे कई बार डाउट आता है कि सर कोई भी चीज जो हम लेते हैं उसका क्या कारण है। तो मैंने आपसे कहा भी था कि हर चीज जब हम रिएक्शन में लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो आपने ले रखा है वो इसलिए लिया है ताकि पूरा का पूरा CO2 वहां से क्या कर सके, एग्जिट कर सके। एंड सेकेंड, CaO keeps NaOH dry because it is quite hygroscopic। What do you mean by hygroscopic? हाइग्रोस्कोपिक मतलब होता है जो मॉइस्चर से एटमॉस्फेयर को अट्रैक्ट करता है। तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड होगा वहां पे तो वो उसको वाटर ऐड करने से क्या कर देगा, रोक देगा। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हमने कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन में ले रखा है। गॉट इट। सेकंड देखें, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है नहीं। सेकंड देखें, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस किस प्रोसेस को बोलते हैं, व्हाट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी को देकर जब आप रिएक्शन को करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे ने अगर ये काम किया तो कोल्बे के ही नाम से वो रिएक्शन प्रसिद्ध हुई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अगला जो मेथड है दैट इज कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस का, देखिए। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड किसको बोलते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन इज मोर देन 7 और 8, 8 या 7 से बड़ा कार्बन का नंबर होगा ना वहां आर की जगह पे, तो फिर वो फैटी एसिड बन जाता है। तो फैटी एसिड उसको बोलते हैं। गिव्स अ हायर एल्केन and the electrolysis of aqueous solution of a sodium or potassium salt of dibasic acid gives alkene। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन वहां लिखा हुआ है। डाइबेसिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड मतलब 2 OH ग्रुप अगर कहीं पे लगे हुए हैं तो वहां पे एल्कीन मिलेगा। वेयरएज अगर बहुत बड़ा ग्रुप है तो वहां पे आपको एल्केन मिलता है। तो ये जो सेम कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये एल्केन बनाने के भी काम आ रहा है और एल्कीन बनाने के भी काम आ रहा है, सिर्फ सिनेरियो चेंज कर गया है। क्या है सिनेरियो, मैं वापस से पढ़ रहा हूं। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड गिव्स अ हायर एल्केन एंड द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाइबेसिक एसिड गिव्स एल्कीन। whereas the electrolysis of aqueous solution of sodium or potassium salt of dibasic unsaturated fatty acid gives alkyne। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो क्या मिलेगा, अल्काइन मिलेगा। तो सेम कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस 3 प्रोडक्ट दे रहा है, एल्केन भी दे रहा है, एल्कीन भी दे रहा है और एल्काइन भी दे रहा है। सिर्फ रिएक्टेंट क्या हमने लिया है,
अलग अलग ले रखा है, उसी से आपको पता चल रहा है कि ये कहां पर आपको एल्केन मिल रहा है, कहां पर आपको एल्कीन मिल रहा है और कहां पर आपको एल्काइन मिल रहा है। क्लियर? एक्सक्लेमेशन मार्क का कोई मतलब है क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे ओ के ऊपर भी है, फिर यहाँ ई के ऊपर भी है। कहां पे? अरे नहीं, वो कुछ माइनस चार्ज क्या लोन पेयर के ऊपर वो माइनस चार्ज दिखाने की कोशिश कर रहा है, गलती से वो साइन लग गया है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग इसको देखते हैं किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आपने क्या ले रखा है, फैटी एसिड ले रखा है, तो 2 मॉलिक्यूल है O माइनस Na+, और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं, इसको आपने सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस कराया है इसका। जब आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, एक तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। ये क्या मैकेनिज्म फॉलो करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, देखिए एक तो आपको RR मिलेगा, यानी ये R अपने आप के साथ जुड़ जाएगा RR, साथ में आपको क्या मिलने वाला है, ट्वाइस ऑफ CO2, आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 मिलेंगे, और साथ में आपको क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगा, साथ में आपको क्या मिल रहा है, H2 गैस भी मिल रहा है, और ट्वाइस ऑफ OH माइनस भी आपको यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये दोनों मिलकर पानी ही बना लेगा, ये दोनों मिलकर पानी बना लेगा, H2O H2O, H प्लस OH माइनस, ये पानी बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस है तो आपने करंट देकर ये पूरा प्रक्रिया कंप्लीट किया होगा। अब एक एक करके इस पूरे प्रक्रिया को चेक करते हैं कि कैसे रिएक्शन हो रही है। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस में आप क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रोलाइसिस में एक इस तरह का कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में एक होता है इलेक्ट्रोड, एक्चुअली 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक को बोलते हैं एनोड और एक को बोलते हैं कैथोड, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये रिएक्शन को यहां पे प्रोसीड कराती है इन द प्रेजेंस ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट। ये इतना आपको तो क्लास 10th के बेसिस पर पता भी होगा, क्योंकि वहां पे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा हुआ है। तो अगर पॉजिटिव है तो उसको अगर मैं कैथोड बोलूं, तो आप देखें वहां पर लिखा हुआ है कि कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, वेयरएज एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर जो रिएक्शन है वो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, और कैथोड पर जो रिएक्शन है वो देख लीजिए वहां पे क्या दिया हुआ है। और ये जो दोनों बन रहे हैं वो RR मतलब 2CH2, मतलब जो मिनिमम कोई चीज यहां से बनाई जा सकती है वो क्या हो सकता है, ट्वाइस ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, और ये यहां से आपको क्या प्रोडक्ट देगा ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इलेक्ट्रोलाइसिस से आपको क्या देगा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस से आपको देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये डबल हो गया, साथ में आपको क्या मिल रहा है, CO2 प्लस वाटर, H2 प्लस OH माइनस इज वाटर। तो अल्टीमेटली ये मिल रहा है। जो सबसे छोटी चीज आपको मिल सकती थी वो यही मिली है। क्या मैं यहां से मीथेन पैदा कर सकता हूं? मीथेन पैदा करने के लिए एक तरफ CH3 होना चाहिए और दूसरी साइड से H आना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस का सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है वो क्या है कि यहां से हम मीथेन पैदा नहीं कर सकते। आप इथेन और उसके आगे की चीजें पैदा कर सकते हैं। तो यहां पे आप 3 मेंबर्ड वाले रिंग पैदा कर सकते हैं क्या? 3 मेंबर्ड चेन पैदा होगा, 2 होगा, उसके बाद 4 होगा। क्यों? क्योंकि यही तो डबल हो जा रहा है। तो अब यहां पे मान लीजिए आपने CH3 CH2 ले रखा है, तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये डबल हो जा रहा है। तो ये भी एक इस तरह का प्रोसेस है, यहां पे नंबर क्या हो रहे हैं, डबल हो जा रहे हैं। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल उसके दिए हुए हैं, देखिए 3 एग्जाम्पल दिया है। ए में क्या लिखा है उसने, CH3COONA की जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अलॉन्ग विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो रिएक्शन मैंने अभी आपको लिखकर दिखाया है। ऑड नंबर हम लोग बना पा रहे थे। सेकेंड वाला एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिए। सेकेंड वाला रिएक्शन जब आप देख रहे हैं तो वहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है वो मैं दिखाता हूं आपको। ये मिटा दूं। सेकेंड वाले में जरा ध्यान से देखिएगा। दिस वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, सेकेंड एग्जाम्पल है, आपने वहां पे क्या ले रखा है, ट्वाइस ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस लिया। तो आपने इस बार भी क्या है,
सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ही लिया है, पर ये ऐसे नहीं लेके आपने कैसे लिया है, कुछ इस प्रकार से लिया है। उसने कहा था ना डाई बेसिक एसिड ले रहे हैं। डाई बेसिक एसिड किसे बोलते हैं? व्हाट इज कॉल्ड एज बेसिसिटी ऑफ एसिड, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अगर वहां से 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो उसको बोलेंगे डाई बेसिक, 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे तो ट्राई बेसिक। तो ये 2 रिप्लेसेबल है ना, क्योंकि यहां पे H रहा होगा, सोडियम का सॉल्ट बनने से पहले तो यहां H ही रहा होगा, 2 H निकल गए तो ये स्टेबलाइज हो गया, तो ये डाई बेसिक एसिड था। डाई बेसिक एसिड के साथ जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हुआ है, और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होने के बाद ये एक CO2 यहां से मिल रहा है, एक CO2 यहां से मिल रहा है, और ये डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा। ये ना CH2 होना चाहिए, CH3 नहीं, ये CH2 होना चाहिए। ये 2 डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये दोनों बॉन्ड क्या हो रहे हैं, टूट जा रहे हैं। तो जब आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सिमिलरली तीसरी रिएक्शन जरा ध्यान से देखें, CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, यहां पे पहले से 2 डबल बॉन्ड है, और इसकी रिएक्शन, इसको जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, इसकी जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, यहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहां निकला, कार्बन डाइऑक्साइड यहां निकला, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, और यहां एक नया बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो ये जो नया बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे भी साथ में क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा है उसको जरा पीछे जाके पढ़िए, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, तीनों ABC करके बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसलिए आपको एक साथ दिख जाएगा। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड गिव्स हायर एल्केन। जब सिंपली आपने सॉल्ट ऑफ पोटेशियम या सोडियम को इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो जितने नंबर ऑफ कार्बन थे वो क्या हो गए, डबल हो गए, तो आपको एल्केन मिला ऑफ हायर नंबर। क्लियर? सेकेंड, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाइबेसिक एसिड गिव्स एल्कीन। डाइबेसिक एसिड जब आपने लिया था तो ये सिंगल बॉन्ड, यहां तो सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड की वजह से ये 2 CO2 निकले, ये बॉन्ड टूटा तो यहां पे आपस में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हुआ और यहां पर एक बॉन्ड बन गया, तो आपको क्या मिला, एल्कीन। तो डाइबेसिक एसिड लिए तो क्या मिला, एल्कीन मिला। तीसरी लाइन पढ़िए, whereas the electrolysis of aqueous solution of sodium or potassium salt of dibasic unsaturated fatty acid gives alkyne। ये पहले से आपका 2 बॉन्ड था यानी अनसैचुरेटेड था, डाइबेसिक एसिड अनसैचुरेटेड, ये क्या दे रहा है, एल्काइन दे रहा है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन है। आगे आने वाले चैप्टर में ये दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही जगह पर पढ़ लिए कि कॉलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस में ऐसा होता है, पर ये तो यहां नहीं पढ़ना चाहिए ना, ये क्या पैदा कर रहा है, एल्कीन, और ये क्या पैदा हो रहा है। तो एल्कीन वाले चैप्टर में कॉलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस फिर से आएगा एक बार, और ये भी फिर से आएगा एक बार। ये लॉजिक क्लियर हो रहा है, पर मैकेनिज्म तो एक ही है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये सारे प्रोड्यूस होते हैं। यही ना अगली पेज पर आपको यहां पर क्लियरली ABC करके उसने सिखाया है, दिखाई दे रहा है, फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन एंड थर्ड रिएक्शन। हाँ, और वो क्या प्रोडक्ट बनाइए। तो आपको ये जब तक ध्यान नहीं होगा कि यार मैंने डाइबेसिक एसिड होगा तो एल्कीन बनेगा, अनसैचुरेटेड डाइबेसिक एसिड होगा तो एल्काइन बनेगा, और सिंपली अगर मोनोबेसिक एसिड या अगर सिंपली कोई फैटी एसिड ऑफ पोटेशियम और सोडियम का कोई सॉल्ट दे दिया है और उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो एल्कीन बनेगा, जस्ट डबल नंबर का बन जाता है। ये अगर ध्यान नहीं रहेगा तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। मैं आपको क्या कर रहा हूं, हेल्प कर रहा हूं उसको ध्यान कराने में, टेक्निक बता के, उसके मैकेनिज्म बता के, वो मैं हेल्प कर रहा हूं आपको, पर अल्टीमेटली ये चीज आपको ध्यान ही रखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रोलाइसिस में हुआ क्या था। कोल्बे की इलेक्ट्रोलाइसिस में यही हुआ था, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं। एंड द लास्ट, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड टू एल्केन बाय क्लीमेंशन एंड वुल्फ किस्नर्स रिडक्शन। क्लीमेंशन या वुल्फ किस्नर रिडक्शन, पहले तो बोलते किसको हैं, यही बात हमें समझ में आनी चाहिए। सेकेंड, वो दूसरा कह रहा है कि वो क्लीमेंशन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन 2 अलग अलग रिडक्शन है, तो ये कैसे रिड्यूस करते हैं ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। वैसे ये आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं, क्या है, एक लाइन में तो खत्म हो जाएगा। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्लीमेंशन रिडक्शन हो या वुल्फ किस्नर रिडक्शन हो, दोनों ही केस में आप रिमूव किसको करेंगे? आप रिमूव करेंगे ऑक्सीजन को और उसकी जगह पर क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। रिडक्शन का यही मतलब है। हां, सिर्फ अंतर इतना है कि क्लीमेंशन ने जो प्रोडक्ट बनाया था, क्लीमेंशन ने जो रिड्यूस किया अलग रिएजेंट के साथ रिड्यूस किया, वुल्फ किस्नर ने जो रिड्यूस किया अलग रिएजेंट के साथ रिड्यूस किया। तो ये रिडक्शन आपने पहले पढ़ा है क्या? ये नाम सुना था पहले क्या? वुल्फ किस्नर एंड क्लीमेंशन रिडक्शन। एक जगह पढ़ रहे थे क्या इसके बारे में? क्लीमेंशन रिडक्शन एंड वुल्फ किस्नर रिडक्शन? नहीं, किसी का रिडक्शन तो पढ़ा है इतना। नहीं, वो तो उलेमंस के आपने पढ़ा होगा। कोरे हाउस वुल्फ किस्नर पढ़े थे क्या? वुल्फ किस्नर एंड क्लीमेंशन आपने नहीं पढ़ा है। क्या होता है, जहां कहीं भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, वो कार्बोनाइल कंपाउंड में जो C डबल बॉन्ड O है, उस O को वहां से हटा देता है और उसकी जगह पर क्या ऐड कर देता है? H ऐड कर देता है। ये काम होता है क्लीमेंशन का और वुल्फ किस्नर का। तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिए। कंपाउंड है कुछ ऐसा दिया हुआ आपके किताब में, CH3 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड अगेन देयर इज CH3। ये कंपाउंड दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन हमने कराई है। दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं, ZnHg प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ZnHg प्लस कॉन्क HCl, या फिर सेकेंड आप ले सकते हैं NH2NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। दोनों में से कुछ भी लिया जा सकता है, ये और नहीं है, या तो ये लें या ये लें। अभी आपको कैसे समझ में आएगा, मैं कहता हूं आप पेज नंबर, एक बार आप जाएं पेज नंबर 10.12 पे। जब आप 10.12 पे जाएंगे तो वहां पर आपको ये रिडक्शंस के जो टाइप हैं वो शायद आपको दिख जाएगा। आप देखिए, आपने यहां पे क्या लिया है? ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अच्छा, ये दिया हुआ नहीं है, पर ये अगर ये जो लिस्ट आपने लिखा था, ध्यान है, देखिए वहां पे लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। कौन कौन रिड्यूस कर सकता है? देखिए लास्ट में लिखा हुआ है। तो वहां पे बहुत सारे रिडक्शन के नाम लिखे हुए हैं ना, ये रिड्यूस करेगा, ये रिड्यूस करेगा, ये रिड्यूस करेगा। इसी में दो रिडक्शन आप और ऐड कर सकते हैं, एक होता है क्लीमेंशन रिडक्शन और एक होता है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन एंड वुल्फ किस्नर दोनों के दोनों एक ही काम करते हैं। दोनों के दोनों ये C डबल बॉन्ड O जो H है, इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। बेसिक देखिए क्या है, होता क्या है, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर भी 2 H ऐड हो जाएगा और इधर भी 2 H ऐड हो जाएगा। इधर 2 H ऐड होगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH3 स्ट्रेट चेन एल्केन बन गया और साथ में पानी आ गया O डबल। तो एक बॉन्ड तोड़ा, ऊपर भी H, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, आपने रिड्यूस कर दिया, ये कंपाउंड बन गया, एल्केन बन गया, नहीं बन गया? तो दिस इज कॉल्ड एज क्लीमेंशन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन। कैसे किया समझ में आया? हाउ वी हैव डन दिस। और वही देखिए आपका आंसर भी बना हुआ है, क्लियर? डबल बॉन्ड O को तोड़ दीजिए। डबल बॉन्ड कहां के टूट सकते हैं? डबल बॉन्ड O टूटेंगे एल्डिहाइड के और कीटोन के। वुल्फ किस्नर और क्लीमेंशन C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल ग्रुप कौन कौन सा तोड़ सकता है? एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं तोड़ पाएगा। C डबल बॉन्ड O कहां देखा जा सकता है? C डबल बॉन्ड O कीटोन में देखा जा सकता है, C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड में देखा जा सकता है, C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखा जा सकता है। यहां और यहां तो क्लीमेंशन और वुल्फ किस्नर काम करता है, यहां काम नहीं करता। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, जो कि अगला रिएक्शन है विथ HI एंड रेड फॉस्फोरस। देख पा रहे हैं? अगला रिएक्शन है विथ HI एंड रेड फॉस्फोरस। दिखाई दे रहा है? ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है, इसमें भी आप क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। पर यहां पर जो रिडक्शन है उसमें HI along with red phosphorus is a very good reducing agent। ये क्या है? एक
बहुत ही बेहतरीन किस्म का रिड्यूसिंग एजेंट है, जो इसको भी रिड्यूस कर सकता है, इसको भी रिड्यूस कर सकता है और इसको भी रिड्यूस कर सकता है। तो अगली वाली जो रिएक्शन है उसको जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसको ये कैसे रिड्यूस करेगा। तो आपको ना ये रिड्यूसिंग एजेंट सारे ध्यान रखने होंगे कि कौन किसको रिड्यूस कर रहा है, कौन किसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। ये देखिए ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यही शायद आपको दिया गया है, यही आपको दिया गया है। अब इसमें आपने क्या डाला, रेड फॉस्फोरस विथ HI, ये आपने डाल रखा है। HI विथ रेड फॉस्फोरस जैसे ही आपने डाला, जितने भी ऑक्सीजन के बॉन्ड है उसको आप क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। तोड़ेंगे, यहां पर 2H लगा दीजिए, इधर 2H लगाइए, यहां पे 2H लगाया, यहां पे भी 2H, और ये जो ऑक्सीजन है ये भी इधर से निकल जाता है, सारे ऑक्सीजन हट जाएंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और आपका कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3 along with, यहां पे आपको क्या मिला, पानी। ठीक है, एल्केन फॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ? इज इट द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन और नॉट? द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया? चलिए, तो ये 3 अभी आपने कितने 4 रिडक्शन देखे। कौन कौन सा रिडक्शन देखा? पहला देखा डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा निकल गया। सेकंड आपने देखा कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलाइसिस, वहां पर भी रिड्यूस हो रहा था। यहां आपने देखा नेक्स्ट कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन, कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन वुल्फ किस्नर भी करता है, क्लीमेंशन भी करता है और रेड फॉस्फोरस HI भी करता है। पर क्लीमेंशन और वुल्फ किस्नर सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर पाते हैं, पर रेड फॉस्फोरस HI सबको रिड्यूस कर देता है। कीटोन को भी रिड्यूस कर दिया और नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है ना, COOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करने की क्षमता रखता है। डन। यहां पर आपका फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो पार्ट था वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एंड लास्ट क्या हमने पढ़ा था, फ्रॉम कार्बाइड्स। तो कार्बाइड से किस प्रकार आप बनाते हैं एल्केन, वो लास्ट पार्ट है। देखें, दैट इज 10.17 पे लास्ट रिएक्शन आप देखें, फ्रॉम कार्बाइड्स। एक और होता है मेजिंगो रिडक्शन, पर वो मेजिंगो रिडक्शन आपको नहीं पढ़ा था क्योंकि वो आपके सिलेबस के बाहर है। देखिए, फ्रॉम कार्बाइड्स, तो बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड या बेरिलियम कार्बाइड के ऊपर जब आप रिएक्शन कर रहे होते हैं पानी के साथ, तो वो क्या करता है, उस बेरिलियम को वहां से हटाता है और जितने H वहां लग सकते हैं वो सारे H उसके ऊपर क्या करता है, लगा देता है। और इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बाइड। कोई एक रिएक्शन देख लीजिए, BE2C when react with 4 molecules of water, 4 molecules of water, it gives CH4 along with BeOH whole twice। अब क्या हुआ होगा, ये कार्बन एक कार्बाइड है, कहां पे, ये ट्वाइस हो जाएगा ना, हाँ क्योंकि 2 हैं। तो अभी देखिए ध्यान से, इसको ही कार्बाइड आयन इसी को बोलते हैं। अब ये HH होता तो इसे हम एक्चुअली क्या है, आप लोग पढ़े थे अभी तक, इंटरमीडिएट पढ़ाया था क्या? इंटरमीडिएट कितने प्रकार के पढ़ाए थे आपको? इंटरमीडिएट 3 प्रकार के पढ़ाए होंगे। कौन कौन से? कार्ब कैटायन, कार्ब एटायन बोल रहा हूं, एनायन एंड फ्री रेडिकल। कभी आपको कार्बीन एज अ फ्री रेडिकल नहीं पढ़ा, मैंने कार्बीन एज अ वो नहीं पढ़ाया आपको, इंटरमीडिएट नहीं पढ़ाया। इंटरमीडिएट कुल होते हैं 4 प्रकार के। इंटरमीडिएट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड कार्बीन। कार्बीन ऐसे किसी कंपाउंड, मतलब ऐसे किसी इंटरमीडिएट को बोलते हैं जहां पे कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनते हैं? 2 बॉन्ड। यहां कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 3 बॉन्ड। यहां कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 3 बॉन्ड। यहां भी कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 3 बॉन्ड। पर यहां कार्बन के कितने बॉन्ड है? 2 ही बॉन्ड बने हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप का इंटरमीडिएट है। इसी में जब HH लग जाता है तो उसको बोलते हैं कार्बीन, और जब B लगाए तो ये कार्बाइड आयन बन गया। ठीक है, ये कार्बाइड आयन है। किसका कार्बाइड है? बेरिलियम का कार्बाइड है या फिर एल्यूमिनियम का कार्बाइड है।
अब ये होगा क्या, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे और इस कार्बन पे जितने H पॉसिबल है वो जुड़ जाएंगे। इस कार्बन में कितने बॉन्ड संभव हैं? 4 ही बॉन्ड संभव हैं। यहां पर भी H लग गया, 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 4 H लग गए। अब प्लस 2 BE छूट गए, एक BE के साथ 2 OH जुटेगा और फिर एक और BE के साथ 2 BH, तो ये भी 2 होंगे और ये इसके भी के मिल लेंगे, 2 मिल जाएंगे। इस तरह से जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉम कार्बाइड्स। ये वही कार्बाइड है, एल्युमिनियम का जो कार्बाइड होता है वो वही कार्बाइड है जो आपने सुना होगा कि किसी फल को पकाने के लिए आप कार्बाइड यूज करते हैं, सुना है ना? एक पाउडर होता है जिसको आप डाल देते हैं, एक छोटा सा पत्थर टाइप का, और जैसे ही आप उसमें डाल देंगे तो उसको पका देता है। वो पका कैसे रहा है? विद द हेल्प ऑफ कार्बाइड ओनली। तो एल्युमिनियम की ही कार्बाइड को हम वहां पर यूज करते हैं। क्लियर? यहां तक सारे प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो गए। अब जैसे ही प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हुआ तो सीक्वेंस ऑफ स्टडी मैंने क्या बताया था? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, नाम लिखने की टेक्निक। तो नाम लिखने की टेक्निक मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैंने इकट्ठे नाम लिखने का टेक्निक नोमेनक्लेचर आपको पढ़ा दिया है। फिर हम लोग पढ़ते हैं उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो बनता कैसे है। फिर पढ़ते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस। तो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, प्रिपरेशन करना भी सीख लिया। अब क्या सीखना है? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड उसका यूजेस। तो अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, एक्चुअली हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन का क्या मतलब है? पहले हम लोग बात करेंगे ऑल अबाउट ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, बस ये कुल 4 आपको क्या पढ़ने हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ने हैं। एक एक वहां पे अंडरलाइन खाली मैं जो बोल रहा हूं उसको आप कर लीजिए। देखिए विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज, देखिए वहां पे एक सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस एंड हेंस वेंडर वॉल फोर्सेस इंक्रीजेस विच इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर साइज के बढ़ने से उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया के बढ़ने से वेंडर वॉल फोर्सेस जो उसके बॉन्ड बन रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, और जब वो बढ़ेगा तो उसको तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, और ज्यादा एनर्जी लगेगी तो आपको ज्यादा टेंपरेचर देना होगा, ज्यादा टेंपरेचर देंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यानी इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब किसी का मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, किसी का मॉलिक्यूलर साइज कम तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। एक लाइन में अगर कहना जाए कि बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा या जिसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा। डन। मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट भी सिमिलरली एक्ट करेगा जैसे बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स ऑल्सो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट बट वेरिएशन इज नॉट रेगुलर। तो मेल्टिंग पॉइंट भी जिसके साइज बड़ा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, पर रेगुलरिटी नहीं है। क्या इरेगुलरिटी है? देखिए अगले लाइन में लिखा हुआ है, एल्केन्स विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट whereas odd number of carbon atom has lower melting point and this effect is called as alternation effect। तो एक नया नाम आपको सुनाई दिया, alternation effect। what is alternation effect? इवन नंबर के जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ऑड नंबर वाले जितने कार्बन कंपाउंड होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। लॉजिक क्या है? इवन नंबर्ड वाला होगा तो वो सिमेट्री होगा। दुनिया में हर चीज जो भगवान ने बनाई है वो सिमेट्रिकल है। आप देखें कभी कोई भी चीज को आप देखें, मतलब भगवान की जो भी रचना है और जो भी चीज खूबसूरत है वो सिमेट्रिकल होगी। आप ताजमहल को देखें, आधा आधा आप इधर इधर देखें, वो सिमेट्रिकल है। कोई भी चीज जो सुंदर भगवान ने बनाई है वो सिमेट्री है। अगर उसमें सिमेट्रिकल नहीं है, जैसे भगवान एक कान ना देते आपको, आपका चेहरा वैसे ही दिखता जैसा आप दिख रहा है, वो थोड़ा भद्दा दिखता। वो भगवान ने बनाया नहीं, इधर भी आंख दिखा तो इधर भी आंख दिया, बीच में नाक दे दिया, क्योंकि वो 2 नहीं दिए थे। 2 होता तो फिर इधर भी एक होता, इधर भी एक होता। तो सिमेट्री भगवान ने जो भी चीज बनाया ना वो सिमेट्रिकल। सिमेट्री किसी भी चीज में होती है वो स्टेबल होता है। तो अनसिमेट्री जहां होगी वो अनस्टेबल होगा। तो जो चीज ज्यादा स्टेबल है उसको अगर आपको तोड़ना है, एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो सिमेट्रिकल, इवन नंबर्ड होगा तो वो सिमेट्रिकल होगा, ऑड नंबर्ड होगा तो वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो ऑड नंबर्ड वाले में आपको मेल्टिंग पॉइंट कम लगेगा और उसमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा।
देन सॉल्युबिलिटी, ऑब्वियसली मैंने आपसे पहले भी कहा था सॉल्युबिलिटी क्या है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। चूंकि एल्केन्स नॉन पोलर होते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी कहां होगी, नॉन पोलर में ज्यादा होगी। तो ये लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। एंड डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास जिसकी ज्यादा होगी उसकी डेंसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो ये चार ही प्रॉपर्टी थे, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इवन वाले की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती, ऑड वाले की कम। दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन इफेक्ट। डेंसिटी के साथ आपने देखा कि जिसकी मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है उसकी डेंसिटी भी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। और सॉल्युबिलिटी ऐसा है कि जो लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी अगर कोई नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहता है, अगर कोई पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहता है। डन, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब अगला जो हेडिंग है हमारा 10.19 पेज पर, दैट इज रिएक्शन ऑफ एल्केन। अब एल्केन किस किस तरह की रिएक्शन दिखाता है। अब हमने क्या किया, हमने एल्केन बना लिया। अब एल्केन बनने के बाद वो कुछ रिएक्शन दिखाएगा, तो वो रिएक्शन हम लोग को एक एक करके देखना है। उसके अंदर पहला रिएक्शन जो है वो है कंबशन रिएक्शन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। डाउट है इसमें तो पूछिए। ये रिएक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको पढ़ाऊंगा तब आप जानेंगे, ऐसा नहीं है। रिएक्शन ऑफ एल्केन, रिएक्शन ऑफ एल्केन, एल्केन्स की रिएक्शन। एल्केन की पहली रिएक्शन क्या है, कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन में आपने क्या देखा, व्हाट इज अ कंबशन रिएक्शन, किसी भी हाइड्रोकार्बन को CH4 व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट गिव्स CO2 प्लस पानी। बैलेंसिंग तो आपका काम है। सेकेंड, C2H6 हाइड्रोकार्बन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट अगेन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। चाहे हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, आप जब उसको जलाएंगे, जलाना मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना, उसको जलाने का मतलब यही होता है कि आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग लगा दिया। आग लगाया तो अनु मलिक वाला नहीं, आग लगा दिया, आग लगा दिया, वो नॉट दैट वन। आग लगाया अगर आपने तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी एक जनरल इक्वेशन देखिए वहां पे लिखी गई है, ताकि आप ये आसानी से किसी भी XYZ कंपाउंड के लिए, क्योंकि इसके ऊपर ना जनरली जो सवाल पूछा जाता है मोल कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है, वो कहता है कि CXHY अगर आपका हाइड्रोकार्बन है तो उसकी रिएक्शन जब आप O2 से करा रहे हैं तो O2 की मात्रा का डायरेक्ट फॉर्मूला उसने कह दिया x + y/4। कैसे आएगा मैं अभी आपको समझा देता हूं कि क्यों ये x + y/4 है। व्हेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपको क्या देता है, x टाइम्स CO2 प्लस y/2 टाइम्स वाटर। अब देखिए लॉजिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे आया होगा। पहले दोनों रिएक्शन को जरा बैलेंस करते हैं। तो यहां पे जब आप इसे बैलेंस कर रहे होंगे तो मेरे ख्याल से यहां पर एक 2 लग जाएगा, तो 2 लगेगा तो ये हो गया 4, यहां पे भी 2 लग गया, मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया। देखिए कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। अब इसको भी जरा बैलेंस करते हैं। तो यहां पर कार्बन 2 है तो यहां पर 2 लेना होगा, यहां अगर मैंने 2 लिया है तो अब हो गए ऑक्सीजन 4 और यहां पर भी 3, तो ये 3/2 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां प्लस डालता हूं, कार्बन 2 कंप्लीट है, हाइड्रोजन कंप्लीट है, यहां पे होगा नहीं, ये है 4 और यहां 3, 7, तो मैं लिख रहा हूं 7/2, यहां लिख रहा हूं 7/2। अब जरा आप ध्यान से देखिए, ये भी ना 2 नहीं लिख रहा हूं यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 4/2। यहां पे क्या लिख दे रहा हूं 4/2। इसको अगर मैं जनरल देखूं तो 4 हो रहे हैं, ठीक है, ये इसको 2 ही रहने देते हैं, मैं जनरलाइज कर लेता हूं पहले इसके साथ। अब देखिए यहां पे x कितना था, इस रिएक्शन में x कितना है 2 है और y कितना है 6। तो जब मैं इसे ऐड कर रहा हूं इस फॉर्मूले में तो 2 + 6/4 ये क्या होगा 7/2 आ रहा है एग्जैक्टली भाई। अच्छा x कितना था 2, ऑब्वियसली यहां पर भी 2 आया है। अच्छा y 6 है तो आप देख रहे हैं ये y/2 ऑलवेज इसका आधा हो रहा है, यहां जो है वो उसका आधा है, h की जितनी संख्या है वो उसका आधा है। क्यों, क्योंकि यहां पर 4 है तो वहां पर उसका H2 है तो डबल ही होगा,
तो ये जो रिएक्शन बनाई गई है, मतलब ये जो जनरल फॉर्मूला बनाया गया है, ये आपको किसी भी कंबशन रिएक्शन में अगर आपसे कह दे एक्स और वाई, आपको अगर बता दे कि भाई इतना हाइड्रोजन इतने ऑक्सीजन है, मतलब इतने कार्बन इतने हाइड्रोजन है, तो ये इस तरह से आपको मिलेगा। इसका यूज हम लोग कहां करते हैं? इसका यूज हम लोग करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। आपसे कह दे कि कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, तो आपको एक्स पता चल गया, और वाटर का कितना मोल है वो पता चल जाए, तो आपसे पूछेगा बताओ कि उसका एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप x और y/2 से अगर आपको ये दोनों पता चल जाएगा, तो कैन यू नॉट कैलकुलेट दिस, या कैन यू नॉट कैलकुलेट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न दैट पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन इन ऑर्डर टू गेट फलाना मोल्स ऑफ CO2 एंड फलाना मोल्स ऑफ वाटर। तो सवाल जनरली यही पूछता है कि कितना ऑक्सीजन लगेगा अगर मुझे x मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और y मॉलिक्यूल्स या y/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिल रहा है, तो कितना ऑक्सीजन लगा होगा उस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन को कंबशन करने में। इस तरह के सवाल जनरली फिजिकल केमिस्ट्री में पूछा जाता है। खैर, तो इतना डिटेल में जाने का नहीं है, ये समझ में आ गया। तो कंबशन मतलब होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन का आप O2 से रिएक्ट कराइए, आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एक क्यों, दो? हाँ, खुद से करिए, लिखिए C4H10, C4H10, C4H10 बताइए क्या होगा? C4H10 जब यहां सेट होगा तो क्या मिलेगा? C4H10 C4H10 की रिएक्शन अगर आप कराएंगे तो C4H10 में ऑक्सीजन क्या होगा? 13/2। चलिए, ये क्या होगा? वो तो 4 आ जाएगा, 4 CO2, और ये वो 5 H2O। बस सीधा ही, इसमें क्या बताऊं मैं, ये तो सिंपल सिंपल सा है। डन। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिठा दो इसे, बिठा दो। सेकेंड जो टाइप ऑफ रिएक्शन, कंबशन समझ में आ गया? व्हाट इज अ कंबशन रिएक्शन? कंबशन रिएक्शन ऐसे भी आपको ध्यान होना चाहिए, व्हेनेवर हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन या व्हेनेवर हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर वो जल रहा है, कंबशन हो रहा है उसका, तो वो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी हमें मिलता है। सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो पार्ट है। एक पार्ट है हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब हेलोजिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है ये तो पहले मैं बाद में समझाता हूं, पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि आपने एक चीज को वहां से हटाया और उसकी जगह पे कोई दूसरी चीज आपने वहां पे सेट कर दी। इस तरह के रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक रिएक्शन है जहां पर आप RH ले रहे हैं और RH के साथ आपने यहां पर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H- डाल रखा है। Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H-, याद रखिएगा जहां कहीं भी आपने H- ले लिया वो फिर कौन सा मैकेनिज्म जाएगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है। क्या होगा? R डॉट और H डॉट बनेगा और साथ में Cl डॉट और Cl डॉट बनेगा। H- Cl को क्या कर देगा? तोड़ देगा। ये Cl ऐसा होता है ना, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये क्या बनेगा? होमोलाइटिक क्लीवेज। और इसका भी क्या होगा? होमोलाइटिक क्लीवेज। अब ये H एक Cl के साथ मिलकर क्या बना लेगा? HCl, और R के साथ कौन लग जाएगा? Cl लग जाएगा। तो आपने क्या किया? H को हटाया और Cl को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज हेलोजिनेशन। हेलोजन इज गेटिंग एडेड, दिस रिएक्शन इज नोन एज हेलोजिनेशन रिएक्शन। उसमें भी क्लोरीनेशन, इसको क्या बोलेंगे? हेलोजिनेशन में भी स्पेशल टाइप क्या है? क्लोरीनेशन, बिकॉज आप क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए लिखा है इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, रिएक्शन प्रोसीड्स बाय होमोलाइटिक फिजन इन विच फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। क्लोरीनेशन का एग्जांपल उसने दिया, और क्लोरीनेशन होता है 520 से 670 डिग्री टेम्परेचर में। 520 से लेकर 670 केल्विन पर यह रिएक्शन होती है। तो ये टेम्परेचर वगैरह क्या रखना है? ध्यान रखना है।
किसी भी हैलोजन के साथ, मतलब Br2 एंड ऑल, हाँ इवन Br के साथ भी हो जाता है, Br के साथ भी हो जाता है, पर फ्लोरीन के साथ नहीं होगा। फ्लोरीन F डॉट नहीं बनाएगा क्योंकि वो हाईली स्टेबल है, तो वो F डॉट नहीं बनाता। और आयोडीन भी I डॉट नहीं बनाने की कोशिश में रहता है क्योंकि वो I माइनस बनाने की टेंडेंसी में ज्यादा है, क्योंकि उसका अपना खुद का इलेक्ट्रॉन उसके होल्ड में नहीं होता क्योंकि साइज उसका काफी बड़ा है। तो ज्यादातर केसेस में आपको क्लोरीनेशन नहीं तो ब्रोमिनेशन ही दिखाई देगा, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता है। फ्लोरीन में पॉसिबल ही नहीं है। हाँ हाँ, अब जरा ये एक चीज और ध्यान से देखिए, इसके अंदर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। CH4 की रिएक्शन आप करा रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H mu एट अ टेम्परेचर ऑफ 520 to 670 केल्विन। 4 मॉलिक्यूल जैसे ही आपने लिया, पहला मॉलिक्यूल जब होगा तो मेरा कंपाउंड बनेगा CH3Cl, फिर इस CH3Cl के साथ जब दूसरा मॉलिक्यूल Cl का रिएक्ट करेगा, मेरा प्रोडक्ट मिलेगा CH2Cl2, फिर इस CH2Cl2 के साथ जब फिर एक थर्ड मॉलिक्यूल आएगा, मेरा प्रोडक्ट बनेगा CHCl3, और फिर इस CHCl3 के साथ जब चौथा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, आपको मिलेगा CCl4। दिस इज कॉल्ड एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है ये तो पता ही होगा, बेहोश करने की दवा। तो 4 मॉलिक्यूल लिया, तो अगर मान लीजिए मैं 2 मॉलिक्यूल लेता तो रिएक्शन कहां रुक गई होती, पहले में ये बनता और दूसरे में ये रिएक्शन यही रुक जाती। 3 मॉलिक्यूल लेते तो क्लोरोफॉर्म तक बनता, और 4 मॉलिक्यूल लिया तो 4 मॉलिक्यूल मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ Cl2 ले लेंगे तो यहां रिएक्शन रुकेगी। ठीक है, यही देखिए वहां पे लिखा हुआ है, अगले पेज में दिखाई दे रहा है। ये जो भी रिएक्शन होती है क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन की, ये 3 स्टेप्स में चलती हैं। पहला होता है इनिशिएशन, चेन को इनिशिएट किया जाता है। सेकंड होता है चेन प्रोपागेशन, और थर्ड होता है चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेट कर जाना, रुक जाना। गॉट इट? तो इस तरह से रिएक्शन होती है। फ्लोरिनेशन संभव नहीं है, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन आसानी से हो जाता है। आयोडीनेशन होता है, मुश्किल परिस्थितियों में होता है। क्या है मुश्किल परिस्थिति में बताता हूं। क्लोरीनेशन, आयोडीनेशन अगर होगा तो आप कोई भी XYZ एक कंपाउंड लिए, उसके साथ आपने I2 की रिएक्शन कराई। I2 की रिएक्शन जब आप कराएंगे तो आपको दिखाता हूं करके, ये समझ में आ गया। तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन एक ही तरह से चलते हैं, ब्रोमीन का फिर से और करने की आवश्यकता नहीं। पर आयोडीनेशन बहुत जरूरी है समझना, बिकॉज आयोडीनेशन में एक छोटा सा लोचा फंसा हुआ है, और वो लोचा क्या है वो समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है, मान लीजिए यहां पर मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिया, साथ में I2 ले लिया और रिएक्शन करा रहा हूं। यहां पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगा। CH2H, ये बॉन्ड टूटेगा, डॉट डॉट I2 है तो बॉन्ड टूटेगा, I डॉट, तो यहां पर बन गया 2I डॉट, है ना। अब ये ऐसा ही कुछ होगा, जहां पर आपको मिलेगा CH3 CH2, यहां लग जाएगा I, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा HI, यही मिलेगा। ये इधर नहीं जाके रिएक्शन इस तरफ जाने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि जो HI प्रोड्यूस हुआ है ये हाईली एसिडिक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर मैं बताऊं आपको तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है HI, फिर होता है HBr, फिर होता है HCl, और फिर होता है HF। अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्यों है? एसिड उसे कहते हैं जो H+ आसानी से दे। सबसे बड़ा साइज का आयोडीन, आयोडीन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो उसके औकात से, मतलब उसके रेंज के बाहर है, तो वो H को बड़ी आसानी से क्या कर सकता है, छोड़ सकता है, और खुद का जो इलेक्ट्रॉन है वो I- फॉर्म में आसानी से रख सकता है। I- होने की वजह से ये HI जो है वो I-H+ के फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करेगा, ना कि HI के फॉर्म में। तो इधर ये नहीं रह सकता, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, पीछे आने की। लेकिन अगर जैसे ही HI फॉर्म हुआ और आपने इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना मतलब
HI यहां से आपने निकाल लिया, तो फिर आप ये रिएक्शन प्रोसीड करा सकते हो। HI निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करा देते हैं। ट्वाइस ऑफ HI व्हेन रिएक्ट विथ HNO3, ये देखिए क्या दे रहा है, द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड इज NO2 प्लस वाटर प्लस I2, NO2 प्लस वाटर प्लस I2। तो अब क्या हो गया कि ये रिएक्शन हो सकती है, तभी हो सकती है जब आप रिएक्शन में क्या ले लें, HNO3 ले लें, सो दैट कि जो HI फॉर्म हुआ होगा वो NO2 प्लस वाटर प्लस I2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और रिएक्शन कहां चला जाए, आगे की ओर प्रोसीड कर जाए। तो आयोडीनेशन संभव है, पर अंडर वन कंडीशन दैट कि आपको वहां क्या लेना होगा, HNO3, मतलब HNO3 मतलब आप ऐसा कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं जो HI को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। ठीक है। इधर पे लिखा है फ्लोरीन के साथ पॉसिबल है लेकिन एक्सप्लोसिव है, इसलिए कैरी आउट नहीं किया जाए, इसी के लिए हाँ, मतलब वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो काफी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। तो आप ऐसा कोई चीज बनाएं जहां पे बम पटाखा फूटने लग जाए, इसलिए हम लोग उसे नहीं करते हैं। पर ऐसा नहीं कि नहीं, उसका रीजन ही यही है कि वो इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव है कि आप उसको बना के करेंगे क्या, तो वो इसलिए नहीं। जो रिएक्शन करते वक्त, मतलब बनने वक्त ही वो अगर फूटने लग जाए या बहुत ज्यादा विगरसली रिएक्शन हो जाए, तो फिर वो हमारे किस काम का, प्रोडक्ट को आप संभाल ही नहीं पा रहे, तो फिर क्या फायदा उस रिएक्शन को करके। खत्म हो गया। तो इससे आपने जो फर्स्ट टॉपिक था सब्स्टिट्यूशन का, वहां पे आपने क्या किया, H को हटाया और उसकी जगह पे आपने क्या लगा लिया, हेलोजन लगा लिया। अब अगला देखिए लिखा हुआ है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, H को हटाएंगे और क्या ऐड कर देंगे, NO2। सल्फोनेशन, H को हटाएंगे और क्या ऐड कर देंगे, SO3H। अब नाइट्रेशन देखें, नाइट्रेशन की रिएक्शन कैसे होती है, हेलोजिनेशन क्लियर हुआ, सब्स्टिट्यूशन का A पार्ट खत्म हो गया, दैट इज हेलोजिनेशन रिएक्शन। सेकंड है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन कैसे होती है देखिए, B नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, सेम CH3H, इसकी रिएक्शन आपने करा दी HNO3 के साथ। ये क्या करेगा, CH3 में NO2 लगा देगा और साथ में आपको क्या दे देगा, वाटर दे देगा। ये जो रिएक्शन हुई इसमें आपने क्या किया, H को हटाया और उसके जगह पे क्या ऐड कर दिया, NO2। ऐसा जहां कहीं भी होगा उस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन को आप बोलेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, नाइट्रेशन रिएक्शन। H आपने हटाया और उसकी जगह पे क्या ऐड कर दिया, NO2 ऐड कर दिया। NO2 का एडिशन अभी से लेके क्लास 12 तक आप जहां भी पढ़ेंगे, नाइट्रेशन रिएक्शन मतलब होता है NO2 का एडिशन। सल्फोनेशन रिएक्शन का मतलब होता है SO3H का एडिशन। सिंपली ऐसा ही है बस, डन। ये जो रिएक्शन होती है 420 से लेकर कितने टेम्परेचर के बीच में हो रही है, 420 से लेकर 720 केल्विन के बीच में ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या करना है, इस बार सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप रिएक्ट कराएंगे, तो मैं यहीं पर सल्फोनेशन कर रहा हूं, ठीक है। नाइट्रेशन खत्म, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, सेम, इसकी जगह पर आप क्या ले लेते हैं, H2SO4। और ये H2SO4 कैसे लिखाता है मैं ये जरा दिखा देता हूं आपको। H2SO4 कैसे टूटता है, क्योंकि इसका टूटना भी अपने आप में सल्फोन, जो सल्फोनेशन हो रहा है वो ग्रुप का बनना भी अपने समझ में आना चाहिए। ये टूटता है ऐसे, HOSO3H, H2SO4 था, एक तरफ OH आया और एक तरफ SO3H। ये बॉन्ड कुछ इस प्रकार से टूटा, ये टूटा, OH और H मिलकर क्या बना लिए, पानी, और यहां पर क्या ऐड हो गया, SO3H। समझ में आ रहा है, यहां पे क्या ऐड हो गया, SO3H। SO3H जब ऐड हो जाता है ना H हट के, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन रिएक्शन। हेलोजन लग गया, हेलोजिनेशन। नाइट्रेट लग गया, माने NO2 लग गया, नाइट्रेशन। SO3H लग गया, सल्फोनेशन। ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक चीज वहां से निकल रही है और दूसरी चीज वहां पे ऐड हो रही है, डन। थर्ड इज कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। व्हाट इज कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अभी हम लोग पहला रिएक्शन क्या पढ़े थे, फर्स्ट रिएक्शन क्या पढ़े थे, हैलोजिनेशन।
हेलोजिनेशन तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर पहला पढ़े थे, इससे भी पहले फर्स्ट रिएक्शन क्या पढ़े थे? कंबशन रिएक्शन। तो एल्केन का पहला रिएक्शन क्या था? कंबशन रिएक्शन। वहां पे हमने क्या सीखा? कंबशन रिएक्शन में कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है CO2 प्लस वाटर मिलता है, खत्म। सेकेंड हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कोई भी एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाता है, उसके अंदर हमने 3 पार्ट पढ़ा। पहला फर्स्ट इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का ऐड होना और वहां से हाइड्रोजन का निकलना। हेलोजन के हमने 4 केसेस हो सकते थे, फ्लोरीन कैन बी एडेड, क्लोरीन कैन बी एडेड, ब्रोमीन कैन बी एडेड एंड आयोडीन कैन बी एडेड। फ्लोरीन इसलिए नहीं ऐड करते क्योंकि वो काफी वो एक्सप्लोसिव होता है, विग्रस रिएक्शन होती है। क्लोरीन और ब्रोमीन आप ऐड करा लेते हैं। आयोडीन के केस में एक छोटा सा लफड़ा होता है कि HI जो प्रोड्यूस हुआ है वो हाईली अनस्टेबल है, इसलिए रिएक्शन किस साइड आ जाती है? पीछे की साइड आ जाती है। तो इन ऑर्डर टू मेक द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आप HI जो वहां प्रोड्यूस हुआ है उसको आप क्या कर सकते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं, वो खत्म हो जाता है। देन सेकेंड इज नाइट्रेशन। HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ आपने किसी भी एल्केन की रिएक्शन कराई, पानी के साथ NO2 उसमें ऐड हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड में जब आपने उसकी रिएक्शन कराई, पानी के साथ वो क्या हो गया? ऐड हो गया। इस प्रकार से जितने भी रिएक्शन आपने समझ में आ गया। अब कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। देखिए व्हाट इज कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन? कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, क्लियर। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको प्रोडक्ट मिलता है। एज सच हमें जो पता है वो इतना पता है कि जब कभी भी आप किसी हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन ऐड कराएंगे आपको अल्कोहल मिलेगा। अल्कोहल में ऑक्सीजन ऐड करेंगे एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है, और एल्डिहाइड या कीटोन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ये मैंने शायद पहले बोला होगा, अगर बोला है तो हाँ बोलिए, नहीं तो मैं लिख के दिखाता हूं। नहीं बोला है कोई बात, देखिए मैं लिख के दिखाता हूं। ये 2 सेकंड वाला खत्म हो गया। थर्ड इज कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन क्या है? थर्ड रिएक्शन इज कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन क्या है? अभी मैं कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको ये एक जनरल जानकारी दे रहा हूं। याद रखिएगा, किसी भी हाइड्रोकार्बन में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, ये आपको क्या देता है? अल्कोहल। ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन है। इसमें जब आप फर्दर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, ये इसको या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन में कन्वर्ट करेगा डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री। और इसमें जब आप फर्दर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो इसको किसमें कन्वर्ट कर लेता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। डन। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो ये बना, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो ये बना। इसमें अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे, क्या डालेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसमें आप रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, इसमें कन्वर्ट होगा। इसमें आप रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, इसमें कन्वर्ट होता है। सेकंड बात क्लियर हो गई। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्लास 12 तक ध्यान रखना है इसको। अभी फिलहाल हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? एल्केन। अगले साल पढ़ेंगे एल्कोहल, अगले साल पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन, अगले साल पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारे हमें पढ़ने हैं। तो आपको याद रखना है कि यार इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला था तो ये मिला था, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले ये मिला, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले ये मिला, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो। डन। अब जरा ध्यान से देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपने थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो ये बाईपास हो गया और आपको डायरेक्टली क्या मिल गया? कई बार ऐसा भी होता है, यहां से आपने कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो ये मिल गया। ऐसा भी होता है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि यहां से आपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाला तो ये भी मिल जाएगा। और कई बार ऐसा भी होगा, यहां से आपने बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, ये भी मिल जाएगा। तो ये खेला पूरा किसका है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। इसमें जो हमें अभी देखना है वो क्या है? ऑक्सीडेशन। यानी यू आर कन्वर्टिंग ये रिएक्शन हम क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्शन ऑफ एल्केन। एल्केन किस किस में कन्वर्ट हो सकता है? डिपेंडिंग अपॉन द ताकत ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप इसको अल्कोहल में बदल सकते हैं, आप इसको एल्डिहाइड या कीटोन में बदल सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप इसको कार्बोक्सिलिक, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूं तो ये सीधे यहां से कहां पहुंचा देगा?
वहां पहुंचा देगा। फंडा जा रहा है। अब ये जो वेरी स्ट्रांग और लेस स्ट्रांग का जो कहानी है, ये तो याद रखना पड़ेगा कि आपने RH में क्या डाला तो OH पर ही रुक गया, आपने RH में ऐसा क्या डाला कि यहां तक पहुंच गया, और आप RH में ऐसा क्या डाल देंगे कि वो यहां तक उस रिएक्शन को पहुंचा देगा। यही वहां पे 4 लाइनें में लिखी हुई है, दिखाई दे रहा है? देखिए, पहला, when CH4 and O2 are heated at 100 atm pressure and passed through copper wire at 470 Kelvin, CH4 oxidizes to CH3OH। CH4 किस में कन्वर्ट हो गया? एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। क्या कंडीशन है? बोल रहा है CH4 को आप O2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, किस कंडीशन पे? 100 atm प्रेशर, कॉपर वायर से उसने आपको पास कराया, और कितने टेम्परेचर पे? 470 केल्विन पे, तो CH4 CH3OH में कन्वर्ट हो गया। डन। सेकेंड देखिए, CH4 व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, उसको हम हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड। मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में आप उसे हीट कर रहे हैं, डायरेक्टली आपको मीथानल मिल रहा है। मीथानल मतलब एल्डिहाइड, AH लगा हुआ है, Al लगा हुआ है, तो क्या मिल रहा है? एल्डिहाइड मिल रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि मोलिब्डेनम ऑक्साइड को सेम CH4O2 ही है। आप रिएक्शन में जो लिए हैं, जो अभी रिएक्शन सब लिखा हुआ है, मैं उसको ABCD करके लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहली रिएक्शन जो आपने देखी वो क्या देखी? सेम CH4 व्हेन रिएक्ट विथ O2, पर उसने कुछ कंडीशन डाला है। पहला क्या कंडीशन है? ये रिएक्शन हो रही है, एक तो 470 केल्विन पर हो रही है, दूसरी कॉपर वायर के साथ आपने उसको पास कराया, और भी कुछ लिया है। हाँ, 100 atm प्रेशर पे, 100 atm प्रेशर पे जब आपने ये रिएक्शन को कराया है तो आपको क्या मिल रहा है? CH3OH मिल रहा है। सेकेंड, B, सेम CH4O2 को आपने इस बार मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया और उसको आपने हीट दिया, क्या मिल रहा है? HC डबल बॉन्ड H। थर्ड रिएक्शन जरा ध्यान से देखिए, सेम CH4OH, मतलब एक हाइड्रोकार्बन लिया है आपने ऑक्सीजन के साथ, बट दिस टाइम इट इज रिएक्टिंग विथ व्हाट? मैंगनीज एसीटेट। मैंगनीज एसीटेट के साथ वो रिएक्ट कर रहा है एट अ टेम्परेचर ऑफ 370 टू 430 केल्विन। तो क्या मिल रहा है? एक एसिटिक एसिड मिल रहा है। देख पा रहे हैं? COH में कन्वर्ट हो गया, वो दिखाई दे रहा है। तो ये जो अलग अलग रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है, सेम हाइड्रोकार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, पर अलग अलग रिएजेंट लेने पर अलग अलग ग्रुप आपके फॉर्म हो रहे हैं। पहले वाले में अल्कोहल फॉर्म हुआ, दूसरे वाले में एल्डिहाइड फॉर्म हुआ, और तीसरे वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा वाला कह रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ लेते हैं, क्या ले रहे हैं ध्यान से देखिएगा, अगर आपने ऐसा कुछ लिया है चौथे वाले में, यहां पर ये CH3 है, CH, CH3, CH3, और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं KMnO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम। ये क्या बना रहा है? CH3, 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 और यहां पे आपको टर्शियरी अल्कोहल मिल रहा है। तो KMnO4 के साथ जब आप अल्कलाइन मीडियम में बना रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? टर्शियरी OH। दिखाई दे रहा है? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इस तरह के रिएक्शन आपको देखने को, वो उसका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज इट्स कॉमन नेम, एंड 2-मिथाइल प्रोपान 2-ओल इज इट्स IUPAC नेम। डन। और जो मैंने ये लाइन लिखवाई है ना, वो देखिए नीचे पार्शियल ऑक्सीडेशन के केस में लिखा हुआ है। CH4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो क्या मिला? अल्कोहल। अल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो क्या मिला? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो क्या मिला? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्दर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर? तो ये मेरे ख्याल से आपको कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन समझ में आ गया होगा। देन लास्ट के 3 रिएक्शन रह गए और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन एंड पायरोलाइसिस। इसके बाद लास्ट में यूजेस हैं, भाई किस किस चीज को कहां कहां यूज करते हैं। अब वो मैं पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा आपको कि कहां कहां यूज करते हैं। वो पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बस रिएक्शन ही पढ़ लिए तो काम खत्म। ठीक है, तो 3 रिएक्शन और पढ़ना है और आज की क्लास खत्म। पहला है आइसोमराइजेशन। व्हाट इज आइसोमर? मैंने आपसे कहा था आइसोमर किसको बोलते हैं? आइसोमर इज
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो आइसोमराइजेशन का एक केस वहां पर दिया हुआ है, देखिए एल्केन ऑन हीटिंग विथ AlCl3 at 570 Kelvin isomerized to give branched chain alkane take place via 1,2 hydride shift और Ame shift। What is 1,2 hydride shift और Ame shift, ये मैं अभी आपको समझाता हूं, पर फिलहाल आपको ये समझ में आना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है और स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आइसोमर्स। अब जब कभी भी इस तरह का कुछ आपको देखने को मिले जहां पर इस तरह की चीजें बन रही है, तो वहां पर कैसे रिएक्शन होती है देखते हैं एक एग्जांपल से। तो अभी हम लोगों को थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ इज व्हाट, फोर्थ जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो हमने अभी पहले से तीन कौन कौन से पढ़ लिए, पहला क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट वाज कंबशन रिएक्शन, सेकंड वाज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड वाज कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फोर्थ इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। कैसे आइसोमराइजेशन रिएक्शन होती है, देखिए CH3 CH2 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 CH3, 5 मेंबर्ड रिंग है क्या, चेक करिए जरा, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड है। दिस इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, दिखाई दे रहा है, 6 मेंबर्ड रिंग है। अब इस 6 मेंबर्ड रिंग में आपने क्या डाला, AlCl3 डाला, AlCl3 डाला और कितने टेम्परेचर पर डाला है, 570 केल्विन, 573 है 570 है, 570 केल्विन। अब इसके दो आइसोमर बन रहे, CH3, अब यहां पर C, एक CH3 इधर लग गया, CH2 CH3, 4 एक और होंगे ना, CH2 CH3। ये रिएक्शन हो रही है, पहला यही प्रोडक्ट बना हुआ है, और सेकंड एक और प्रोडक्ट बना है जो इसका आइसोमर है। इसका आइसोमर कैसा होगा, CH3 CH2 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 नहीं CH, यहां बन गया CH3, दिस इज CH2 CH3। अब मेरे मन में एक डाउट आना चाहिए कि सर ये ऐसा कैसे बना है, ये कैसे बना, ये तो संभव, ये तो आसान है समझना। हुआ ये है कि यहां से ऐसे देखते हैं, ये जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन था, यहां पर जो एक हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को आपने क्या कर दिया, शिफ्ट करा दिया। शिफ्टिंग मतलब, या मैं ऐसे समझाऊं कि मान लीजिए ये, हाँ ये CH2 है, ये हाइड्राइड शिफ्ट कराया आपने। हाइड्राइड शिफ्ट मतलब इस CH3 को आप यहां से उठा के कहां ले आए, यहां ले आए, और इस H को आपने कहां शिफ्ट कर दिया, यहां शिफ्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट है। एक मिनट, एक रिएक्शन, ये ना अभी कंटेक्स्ट से बाहर जा रहा हूं शिफ्टिंग सिखाने के लिए। शिफ्टिंग आप तभी सीख पाएंगे जब मैं अभी ये रिएक्शन दे रहा हूं। CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सपोज करिए ये कोई कंपाउंड है और इसमें आपको ना पानी ऐड करना है। हैव आई टॉट यू समथिंग अबाउट मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, बताए थे। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है रिच गेट्स रिचर। रिच गेट्स रिचर मतलब H वहां ऐड करिए जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, और OH वहां ऐड करिए जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। डन। अब जरा ध्यान से देखिए, इस केस में ये जो बॉन्ड टूटेगा कुछ ऐसा टूटेगा, यहां पर नेगेटिव होगा और यहां पर पॉजिटिव। व्हाट इज द लॉजिक की बॉन्ड ऐसे टूट रहा है, ऐसे नहीं टूट रहा है। कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी, अगर मैं कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज इस पर डालता तो ये कौन सा डिग्री कार्बन था, 1 डिग्री। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये कौन सा डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री। मैंने आपसे बताया है कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और लास्टली 1 डिग्री। तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर ज्यादा स्टेबल है, यहां पे ज्यादा स्टेबल है, यहां पे ज्यादा स्टेबल है, तो बॉन्ड हमने जानबूझ के यहां तोड़ा। जानबूझ के बॉन्ड यहां तोड़ा है, तो अब ये जो वाटर है ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा H और OH माइनस। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज आके इसके ऊपर अटैक करेगा, जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करेगा ये बॉन्ड टूटेगा और OH माइनस बन जाएगा। H आके किस पे जुटेगा, इसके ऊपर, तो मैं H जोड़ देता हूं, CH3 CH CH प्लस इस पर लग गया CH3 और यहां CH3 लगा हुआ था।
अब मेरे पास सिस्टम में क्या प्रेजेंट है, एक कार्ब कैटायन और एक OH माइनस। ऐसे केस में जहां पे मेरे पास ये जो कार्ब कैटायन बना है ये 2 डिग्री कार्ब कैटायन है, पर यहां पर ना एक संभावना है कि अगर ये कार्ब कैटायन यहां जंप कर जाए तो ये 2 डिग्री से क्या बन सकता है, 3 डिग्री बन सकता है। दिखाई दे रहा है क्या, यहां पर ये कार्ब कैटायन कितना है, एक कार्बन दो कार्बन, ये 2 डिग्री है, पर ये वाला कार्बन क्या है 3 डिग्री। तो अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट कर ले, मतलब यहां से ये वाला H यहां शिफ्ट कर जाए तो पॉजिटिव चार्ज इस पे शिफ्ट कर जाएगा, और ये जो शिफ्टिंग हुई इसको मैं दिखा रहा हूं, शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, CH3C इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, यहां CH3, ये बन गया CH2, इसको बोलेंगे CH3, इसको बोले हाइड्राइड शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब हाइड्रोजन हैज शिफ्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन बिकॉज द कार्ब कैटायन वाज मोर स्टेबल ऑन दिस कार्बन देन दिस कार्बन, एंड देन आपके पास क्या प्रेजेंट है, OH। तो ऑक्सीजन कहां, OH ग्रुप कहां आके लग जाएगा, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। वेराज अगर आप ये शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं सीखे होते तो आप क्या प्रोडक्ट बनाते, इस पर OH लगा देते, इस पर H लगा देते, पर वो गलत होता आपका आंसर, बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। ये क्लियर हुआ। सेम चीज यहां पे भी है, यहां पे क्या हो रहा है, हाइड्राइड इज गेटिंग शिफ्टेड और मिथाइल इज गेटिंग शिफ्टेड, तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट एंड मिथाइल इज गेटिंग शिफ्टेड टू द अदर कार्बन। तो मिथाइल उस पर शिफ्ट कर गया और वहां जो हाइड्रोजन था वो किस पे शिफ्ट कर गया, इधर हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर गया, क्या हो गया CH3, और ये CH3 इस पर शिफ्ट कर गया, तो यहां पे क्या लग गया, CH3 लग गया। दिस इज कॉल्ड एज 1-2 मिथाइल शिफ्ट। सिमिलरली अब यहां पर मिथाइल है, अब इस पर से इस पर भी टपक सकता है, ये इस पर से क्या हुआ, अगले वाले कार्बन पे चला गया, तो इसने यहां से एक हाइड्राइड लिया और CH3 को यहां शिफ्ट करा दिया। इस तरह का जो रिएक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, बिकॉज दिस बोथ हैव 6 मेंबर्ड कार्बन, 6 मेंबर्ड कार्बन एंड दिस इज आल्सो 6 मेंबर्ड कार्बन, पर यहां पर ये नॉर्मल चेन है, यहां पर ये आइसो ग्रुप है, और यहां पर ये दो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन है, तो सारे आइसोमेरिक फॉर्म में है। एंड दीज ऑल आर व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। दिस CH3 का पोजीशन ही तो चेंज हो रहा है, पहले फर्स्ट कार्बन पे लगा था, फिर सेकंड पे और अभी थर्ड पे। पढ़ाया था ना पोजीशन आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये सब पढ़ाए थे आपको। दिस इज ऑल अबाउट आइसोमराइजेशन। दो रिएक्शन और हैं, एक है एरोमेटाइजेशन। व्हाट डू मीन बाय एरोमेटाइजेशन, ये क्लियर हुआ, ये 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट क्लियर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये, वैसे तो इसको एल्कीन चैप्टर में पढ़ेंगे फिर से, क्योंकि ये कौन सा कंटेंट है, डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड में फिर से पढ़ाऊंगा मैं आपको, पर सिर्फ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज शिफ्टिंग, हाउ हाइड्राइड गेट्स शिफ्टेड, वो इसलिए मैंने ये आपको बताया कि हाइड्राइड भी शिफ्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। देन इज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए एरोमेटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एक एल्केन कुछ इस प्रकार से रिएक्ट करेगा कि वो एरोमेटिक रिंग बना ले। एरोमेटिक रिंग मतलब इट विल फॉलो हक्कल रूल, हक्कल रूल फॉलो करेगा। हक्कल रूल क्या कहता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होने चाहिए। देखिए 6 मेंबर्ड अगर हेक्सेन है, दिख रहे हैं 6 मेंबर्ड हेक्सेन लिखे हैं बड़े अच्छे तरीके से, CH3 CH2 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 CH3 ऐसा आपने लिखा है, तो 6 मेंबर्ड है। इसके साथ जो रिएजेंट यूज किया हुआ उसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, Cr2O3 या V2O3 या M2O3, तीनों में से, या Al2O3, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। क्या चीज, वेनेडियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, इन चारों में से कोई एक भी आप यूज कर सकते हैं। मैं क्या यूज करता हूं, Cr2O3 यूज कर लेता हूं। पहला Cr2O3, टेम्परेचर बताएंगे क्या लिखा हुआ है, 770 केल्विन और 73, और प्रेशर का भी कुछ रेंज है क्या, 10 to 20 atm। अगर आपने ये कंडीशन पे रिएक्शन कराई है तो ये साइक्लाइजेशन मतलब साइक्लेशन हो जाएगा, इसका साइकिल बनेगा। साइकिल कैसे बनेगा, ये बन जाएगा CH2 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 और यहां बन गया बॉन्ड, 2 H निकल गए, 2 H का निकलना इज व्हाट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा होगा।
अब इस पर्टिकुलर चीज में अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, हमने इसकी डिहाइड्रेशन करा दी, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन कराया। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करा कहां कहां से, ध्यान से देखिएगा, एक ये H था, एक ये H था, सब में एक एक H है ना, यहां भी H है, यहां भी H है और यहां भी H है। इन दोनों को एक H करके निकाला तो वहां क्या बन गया, डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, एक H इन दोनों से निकाल लिया, डबल बॉन्ड, एक H इन दोनों से निकाल लिया, डबल बॉन्ड। ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया, एक एरोमेटिक रिंग में बदला, नहीं बदला, एरोमेटिक रिंग, खास करके इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो ये एक एल्केन से आपने एक एरोमेटिक रिंग बनाया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, एरोमेटाइजेशन। ठीक है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन समझ में आ गई, कैसे संभव है। ठीक है, कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर 6 मेंबर्ड है तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, 7 मेंबर्ड है तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा और एक CH3 ऊपर रह जाएगा, 8 मेंबर्ड होंगे तो फिर 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा और 2 CH बाहर चले जाएंगे। क्लियर, सबसे स्टेबल रिंग 6 मेंबर्ड होता है, सबसे ज्यादा 6 मेंबर्ड, फिर 5 मेंबर्ड, फिर 7 मेंबर्ड एंड अदर आर अनस्टेबल। 657 रूल याद रखना है। ठीक है, लास्ट रिएक्शन है पायरोलाइसिस। व्हाट डू मीन बाय पायरोलाइसिस? पायरो मतलब हीट, पायरो वर्ड मतलब होता है हीट, पायरोलाइसिस मतलब जब आप उसको हीट करेंगे वहां से H2 निकलता जाएगा और जो मेंबर, जो कार्बन है वो छोटा होता जाएगा, यानी जो एल्केन है वो छोटे होते जाएंगे। देखिए लिखा है पायरोलाइसिस ऑफ हायर एल्केन टू गिव मिक्सचर ऑफ लोअर एल्केन, एल्कीन एटसेट्रा, इट्स कॉल्ड एज क्रैकिंग। और यही होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी जो आप प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको आप पायरोलाइसिस करते हैं। पायरोलाइसिस मतलब जब आप उसको हीट करेंगे वो क्रैक करेगा, क्रैक करना मतलब टूटना, छोटे 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 ग्रुप्स में टूट जाएगा। अब जैसे यहां पे C6H14 है तो C6H14 किसमें टूटा, तो C6H14 टूटा C6H12 में और H2 मिल गया, C4H8 और C2H6 में, C3H6 और C2H4 प्लस CH4, मतलब छोटे 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 ग्रुप्स में वो टूटता चला जाता है। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, पायरोलाइसिस, ब्रेकिंग ऑफ बिगर हायर एल्केन इनटू स्मॉलर स्मॉलर एल्केन्स या एल्कीन इज नोन एज पायरोलाइसिस एंड दिस इज आल्सो नोन एज क्रैकिंग। इसी को आप क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। डन। देन यूजेस ऑफ एल्केन, कहां कहां आप एल्केन में यूज करते हैं। पहला मीथेन जो कि एक नेचुरल गैस है जिसे आजकल हम लोग सब्स्टिट्यूएंट तो यूज कर रहे हैं, खास करके मोदी जी ने भी कहा कि गोबर गैस बनता है उससे आप खाना बना सकते हैं, तो वो गोबर गैस से जो निकलने वाली गैस है वो है क्या, दैट इज एक्चुअली मीथेन। मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट एक वो है जो कि एलपीजी गैसेस के जगह पर आजकल हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकेंड, मीथेन इज यूज टू मेक कार्बन ब्लैक विच इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक, प्रिंटिंग इंक के काम, इंक बनाने के काम में, पेंट बनाने के काम में, ऑटोमोबाइल टायर बनाने के काम में मीथेन आता है। देन कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन गिव्स अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी कुछ हो नहीं हो, अल्कोहल का तो आपको पता है कि अल्कोहल तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। आज मैंने न्यूज में पढ़ा सैनिटाइजर में भी लग रहा है, लेकिन उसमें भी एक खास तरह का अल्कोहल है जिसको हम लोग इथानॉल बोलते हैं। इथानॉल इज द ओनली अल्कोहल विच वी कंज्यूम। तो आज ही मैंने न्यूज में पढ़ा था झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट विच अलाउज अमेजन टू सेल अल्कोहल ऑनलाइन। झारखंड पहला राज्य बना है जो अल्कोहल को ऑनलाइन अमेजन प्लेटफॉर्म पे बेचने की अनुमति देता है। ये आज ही न्यूज में पढ़ा कि अभी तक अल्कोहल वाज नॉट बीइंग सोल्ड ऑन अमेजन, सिर्फ झारखंड में अमेजन कैन सेल अल्कोहल। चमत्कार। तो हेमंत सोरेन जो अच्छा कर सकते थे उन्होंने किया। भाई आप जितने पढ़े लिखे होंगे उतना अच्छा आप कर पाएंगे, और आपने अच्छा करने का काम किया है। एक्चुअली जिनकी जरूरत है उसको तो पता ही है कि कितना तलब रहता है, तो वो भी कम होगा। एक्चुअली वही थॉट प्रोसेस रहा होगा, मेरे को तो यही लगता है। बाकी उसका साइड इफेक्ट ये है कि कलेक्शन ज्यादा होगा, दैट इज अ डिफरेंट इशू। वो टैक्स कलेक्शन अलग वो, लेकिन उनका जो मंशा है मैं ये समझ पा रहा हूं, वो यही सोच के किए होंगे कि शायद
जो भीड़ लग रही है दुकानों के सामने जिसे कोरोना फैल रहा है वो अब नहीं फैलेगा। अगला देखें, हायर एल्केन्स टू फॉर्म गैसोलीन केरोसिन ऑयल। मैंने बताया आपको कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या पायरोलाइसिस या क्रैकिंग से ही मिलता है। एंड लास्ट, मीथेन को हम लोग मैन्युफैक्चर करने के हैलोजन कंपाउंड जैसे आपको मैंने बताया क्लोरोफॉर्म हो सकता है, कार्बन टेट्राहेलाइड हो सकता है, जो कि इंडस्ट्री और सारे इंडस्ट्री और लैबोरेटरीज में हम लोग सॉल्वेंट की तरह उसे यूज करते हैं। इन हर जगह पर एल्केन्स हमें काम में आता है। क्लियर? तो कुल मिला के एक बार पूरे चैप्टर को एक बार समरी कर दिया जाए तो एक बार आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। वो देखने के बाद हमने उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, क्या बॉन्ड एंगल, कैसे टेट्राहेड्रल होता है, याद है? वो पूरा बताया था मैंने स्ट्रक्चर बना के कुछ मार्कर्स से कि 4 बॉन्ड बनते हैं, सारे 109 डिग्री 28 मिनट पर होते हैं। उसके बाद हमने देखा था प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन कैसे होता है, तो मैंने आपको तमाम तरह के प्रिपरेशन मेथड बताए, जैसे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर किया जा सकता है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर किया जा सकता है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किया जा सकता है, फ्रॉम कार्बाइड प्रिपेयर किया जा सकता है। और उसके अंदर हमने बहुत सारे सब टाइप भी देखे थे। उसके बाद हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देखी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमें मुख्यतः 4 प्रॉपर्टी देखा, एक बॉइलिंग पॉइंट, एक मेल्टिंग पॉइंट, एक डेंसिटी और एक सॉल्युबिलिटी। ये 4 चीजें हमने देखी। उसके बाद हमने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो पहली प्रॉपर्टी थी वो कंबशन की थी। कंबशन में हमने कहा कि कोई भी जो हाइड्रोकार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है। सेकंड, हमने उसके अंदर देखा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमने पहला देखा हेलोजिनेशन रिएक्शन, दूसरा देखा नाइट्रेशन रिएक्शन, तीसरा देखा सल्फोनेशन रिएक्शन। ये चारों रिएक्शन हमने देखा और लास्ट में पार्शियल उसके बाद तीसरा रिएक्शन हमने देखा कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन में पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपने एक टाइम कोई ऐसा कैटालिस्ट लिया जो कि सिर्फ अल्कोहल बनाने में मदद कर रहा है, फिर आपने मोलिब्डेनम ऑक्साइड लिया था तो उसमें आपने देखा कि अल्कोहल ही नहीं बन रहा है, अल्कोहल के साथ साथ आप एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। फिर आपने एक और रिएक्शन देखा जिसके अंदर आप अल्कोहल के साथ साथ वो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट आप अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे थे। उसके बाद एक और लास्ट टाइप हमने देखा कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन के बाद आइसोमराइजेशन रिएक्शन, जहां पे आइसोमर्स बन रहे थे, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन जहां पे एरोमेटिक रिंग फॉर्म हो रहा था, पायरोलाइसिस जहां पर क्रैकिंग की मदद से एक हायर मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन छोटे छोटे एल्केन्स में टूट रहा है। और फाइनली हमने देखा एल्केन के यूजेस, जो कि 4-5 तरह का यूजेस है। इसके बाद मैं बोलूं सीधे आप चले जाइए लास्ट पेज पर, पेज नंबर 10.30। जब आप पेज नंबर 10.30 पर जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर में अब ना आप जो मैंने कहानी आपको बहुत जल्दी जल्दी सुनाया है वही कहानी ना बहुत एकदम बढ़िया तरीके से अलाइंड वे में यहां पे लिखा हुआ है। आप जैसा देख पा रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड को उसने बताया कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट होगी तो क्या होगा, उसके नीचे वो लिखा हुआ है वुड्स रिएक्शन होगा तो क्या, फिटिंग होगा तो क्या, उलेमान्स में क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, फ्रैंकलैंड रिडक्शन किसे कहते हैं, कोरेहाउस सिंथेसिस क्या है। फिर आपने एल्केन एंड एल्काइन जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे बनता है वो देखा, डीकार्बोक्सिलेशन कोलबेस सिंथेसिस वो देखा, क्लीमेंशन रिडक्शन या वुल्फ किश्नर रिडक्शन वो आपने देखा। फिर आपने रेड फास्फोरस और एचआई देखा। क्लीमेंशन और वुल्फ किश्नर किसको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन को, वेरएज रेड फास्फोरस किसको करता है, रेड फास्फोरस एंड एचआई, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपने देखी। फिर लास्ट पेज में आप देख पाते हैं पूरा रिएक्शन जो हमने पढ़ा है उसको एक पेज में उसने क्या कर दिया है, कंक्लूड किया हुआ है। देख पा रहे हैं बिल्कुल लास्ट पेज पर। तो बिल्कुल लास्ट पेज आए 10.32, उस पेज पर आप देखें कि रिएक्शन एल्केन की सबसे पहले कंबशन, फिर सब्स्टिट्यूशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एक और उसने बता दिया है कि कैसे आप मिथाइलिन इंसर्ट करते हैं। फिर कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, उसके अंदर आपने अल्कोहल फॉर्म किया, एल्डिहाइड फॉर्म किया, एसिड फॉर्म किया, KMnO3 के साथ आपने 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म किया था, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन एंड पायरोलाइसिस। तो जितना भी मैंने अभी एक बार पहले बोला था वापस से यहां पर भी बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से दिया हुआ है ताकि आपको नोट्स बनाने का हेडेक नहीं होना चाहिए। नोट्स बहुत अच्छे से, इवन शॉर्ट वाला भी, मतलब कि कैसे आप उसको क्विकली याद रख पाएंगे वो भी वहां पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इस प्रकार से आपका एल्कीन पार्ट समाप्त होता है। एल्कीन एंड एल्काइन पार्ट हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।